नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें नमन किया। नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि नेताजी ने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी है। उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारों से देशवासियों में नए जोश का संचार किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन कर स्वाधीनता आंदोलन को मजबूती प्रदान की। भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और अमूल्य योगदान के लिए नेताजी सदा याद किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अगले 5 सालों में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजन करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछले सप्ताह ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रोजगार मिशन का गठन किया गया और इसके साथ ही मिशन हरकत में आ गया और स्थानीय स्तर पर रोजगार की तलाश शुरू कर दी गई है। इसके लिए प्रमुख सचिव और मिशन के सीईओ डॉक्टर आलोक शुक्ला ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कलेक्टरों को अगले 1 साल की कार्य योजना तैयार करके भेजने के निर्देश दिए हैं। सीईओ डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि 3 वर्षों में कोरोना महामारी के बावजूद बड़ी संख्या में रोजगार निर्मित हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर कृषि महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना और सीहोर कृषि महाविद्यालय के 3 इंक्यूबेशन सेंटर की भूमि पूजन में भाग लिया और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ग्वालियर, मुरैना और सीहोर में उपस्थित हमारे सभी साथीगण, जिनमें किसान भी सम्मिलित है, और इस कार्यक्रम को सुन रहे बहनों और भाइयों, पिछले 15 साल में मध्य प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। अभी जब कमल पटेल जी बोल रहे थे, बीच में उनकी बात पूरी नहीं हो पाई, तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो लगातार कृषि के क्षेत्र में नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करके हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और सपने को साकार कर रहा है। कृषि के क्षेत्र में तेजी से आगे ले जाएंगे और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश ने अनेकों बार कृषि कर्मण अवार्ड जीता है और देश के अन्न के भंडार भरे हैं। आज पंजाब से भी ज्यादा गेहूं उत्पादित करने वाला कोई प्रांत है तो उसका नाम है। अगर हम अपने किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी दे दें, टेक्नोलॉजी उपकरणों की उपलब्धता करवा दें, उनको ठीक ट्रेनिंग देने का काम कर दें, संस्थागत ऋण की उपलब्धता, जैसा माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे थे कि ठीक ढंग से उनको लोन मिल जाए, उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में जानकारी ठीक मिल जाए, वो जो प्रोडक्ट बना उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग ढंग से हो जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे ये किसान चमत्कार कर देंगे। और इसी दृष्टि से ये तीनों इंक्यूबेशन सेंटर, मुरैना में, ग्वालियर में, सीहोर में, ये निश्चित तौर पर, अब अभी मैं देख रहा था मध्य प्रदेश संतरा के उत्पादन में नंबर 1, धनिया के उत्पादन में नंबर 1, लहसुन में नंबर 1, अदरक मिर्ची में दूसरे नंबर पे हम लोग, अमरूद, टमाटर, मटर, प्याज दूसरे नंबर पे हम लोग। अब ये सब ऐसी चीजें हैं कि अगर किसान छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खोल ले, खेत में ही लग जाए, तो इन चीजों का प्रोसेसिंग करके हम जनता को शुद्ध उत्पाद भी उपलब्ध कराएंगे
रोजगार के अवसर भी देंगे और किसान को उसको उत्पादन के ठीक दाम भी देंगे। और इसलिए एक ऐतिहासिक काम आज हो रहा है। जैसा भारत सिंह बता रहे थे कि इस योजना के अंतर्गत भी किसान को सब्सिडी दी जाएगी 10 लाख रुपए तक की। सब्सिडी का एक हिस्सा 40% किसान को मध्य प्रदेश सरकार देगी। और इसके साथ साथ एक योजना और है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को विस्तार देने के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार 2.5 करोड़ रुपए तक की, अगर बड़ी यूनिट लगती है तो वो सब्सिडी भी देगी। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह समन्वित कदम मध्य प्रदेश को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में एक नई क्रांति का सूत्रपात करेंगे। इसलिए आज के दिन को मैं अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं कि किसानों की जो फूड प्रोसेसिंग में आना चाहते हैं कार्यशालाओं का हम आयोजन करें। जिनकी इच्छा उनका रजिस्ट्रेशन करें, उनको बुलाएं, उनको समझाएं कि प्रक्रिया क्या है, लाभ कैसे उठाया जा सकता है। फिर उनको ट्रेनिंग देने का काम करें, हैंड होल्डिंग का काम करें, मार्केटिंग पैकेजिंग में भी सहयोग करेंगे, विश्वास दिलाएं। तो कई पढ़े लिखे बेटे बेटियां किसानों के वो इस फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे आएंगे। इसलिए इंक्यूबेशन सेंटर का भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन कार्यशालाओं का आयोजन भी इनके बनने तक हम कर लें और ट्रेनिंग देने का काम शुरू करके हम इस क्षेत्र में कितने स्टार्टअप और शुरू हो सकते हैं अलग अलग, उसकी हम लोग कोशिश करें। इस कार्यक्रम में पधारने के लिए हमारे देश के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का हृदय से आभारी हूं। सदैव उनका सहयोग देश के साथ साथ मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में मिलता है। और हमारे दोनों मंत्री कमल जी और भारत जी बहुत गंभीरता से, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से काम में लगे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। भारत सिंह जी भी हॉर्टिकल्चर के लिए नई नई नीति योजनाएं सुझाते हैं और बहुत गहराई में जाकर कई पढ़े लिखे बेटे बेटियां किसानों के वो इस फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे आएंगे। इसलिए इंक्यूबेशन सेंटर का भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन कार्यशालाओं का आयोजन भी इनके बनने तक हम कर लें और ट्रेनिंग देने का काम शुरू करके हम इस क्षेत्र में कितने स्टार्टअप और शुरू हो सकते हैं अलग अलग, उसकी हम लोग कोशिश करें। इस कार्यक्रम में पधारने के लिए हमारे देश के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का हृदय से आभारी हूं। सदैव उनका सहयोग देश के साथ साथ मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में मिलता है। और हमारे दोनों मंत्री कमल जी और भारत जी बहुत गंभीरता से, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से काम में लगे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। भारत सिंह जी भी हॉर्टिकल्चर के लिए नई नई नीति योजनाएं सुझाते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ाने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि धान खरीदी की तारीख अब 31 जनवरी 2022 से एक सप्ताह आगे बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, सीएम बघेल ने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वादा किया है तो निभाएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले धान खरीदी की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 थी, जिसे अब 7 दिन और बढ़ा दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के आकांक्षी जिलों के कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। देश के जिन 9 जिलों को पीएम से बात करने के लिए चुना गया, उसमें छत्तीसगढ़ का इकलौता जिला दंतेवाड़ा भी शामिल रहा। इसके साथ ही पीएम ने इन आकांक्षी जिलों में चल रहे काम की समीक्षा भी की।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट देश के आगे बढ़ने में अवरोध को समाप्त कर रहे हैं। आप सबके प्रयासों से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आज गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। इस वर्चुअल बैठक में अपने रायपुर निवास कार्यालय में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। टेम और सुठालियाबाद के डूब क्षेत्र में आ रहे किसानों को भूमि का अधिक मुआवजा दिलाने और शहर में आवास बनाने के लिए भूखंड देने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले, पर उनकी ये मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प रही। मुख्यमंत्री के पास में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ खड़े थे और दिग्विजय अपने समर्थक किसानों के साथ सामने खड़े थे। शिवराज और कमलनाथ की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। कुछ दिन पहले ही दोनों नेता हाथ में हाथ डालकर स्टैंड हैंगर में मिले थे। दरअसल दिग्विजय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि मंडल को मिलवाने के लिए कई दिनों से समय मांग रहे थे। पहले मुख्यमंत्री ने समय भी दे दिया, लेकिन व्यस्तता के चलते इसे निरस्त भी कर दिया गया। भाजपा नेता हितेश वाजपेयी ने इस पर व्यंग्यात्मक ट्वीट भी किया है और कहा, क्या कमलनाथ ने स्टेट हैंगर पर शिवराज सिंह चौहान को कह दिया था कि जब तक दिग्विजय मेरे साथ ना आए तब तक मत मिलना। मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में एक और रिकॉर्ड बना लिया है। जानकारी के मुताबिक सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश ने करीब 23 लाख खाते खुलवाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इसी खुशी के मौके में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को बधाई दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुकन्या समृद्धि योजना के 7 साल पूरा होने पर बधाई दी है और कहा कि प्रदेश में बेटियों के सपनों को पंख मिले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए सरकार का और सभी का दायित्व है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर बेटियों के सपनों को पंख लगाए हैं। आज मध्य प्रदेश में सुकन्या समृद्धि योजना में करीब 23 लाख खाते खुलवाने की उपलब्धि अर्जित की है। निश्चित ही बेटियों में बचत की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। सीएम ने कहा कि उनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास होते रहेंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में एक रिकॉर्ड बना लिया है। जानकारी के मुताबिक सुकन्या समृद्धि योजना ने मध्य प्रदेश में करीब 27 लाख खाते खुलवाकर नया रिकॉर्ड बना लिया है और इसी खुशी के मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने सभी को बधाई दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुकन्या समृद्धि योजना के 7 साल पूरा होने पर बधाई दी है और कहा है कि प्रदेश में बेटियों के सपनों को पंख मिले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए सरकार और सभी का दायित्व है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर बेटियों के सपनों को पंख लगाए हैं। आज मध्य प्रदेश में सुकन्या समृद्धि योजना में करीब 23 लाख खाते खुलवाने की उपलब्धि अर्जित की है। निश्चित ही बेटियों में बचत की प्रवृत्ति होती है और सीएम ने कहा कि उनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास होते रहेंगे। सीएम हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र और भारतीय संविधान में उन्हें जनता की आवाज उठाने और प्रदर्शन करने का अधिकार मिला है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन नहीं किया।
बैरिकेडिंग भी पुलिस ने ही की थी। वहीं ऋग्विजय सिंह के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि जो गलत करेगा उसे सजा तो मिलनी तय है। हमें जनता की आवाज उठाना और उसके लिए प्रदर्शन करने का अधिकार मिला हुआ है और उसके अंतर्गत हम लोगों ने कोई प्रदर्शन का हमारी योजना नहीं थी। हम तो मुख्यमंत्री जी ने समय दिया था, उनसे मिलने जाना चाहते थे। बैरिकेड किसने लगाया? हमने लगाया। पुलिस ने बैरिकेड लगाया, रोक लिया, वही हम लोग बैठ गए। हमने कोई उल्लंघन, कानून का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन हमें मालूम है, इसलिए हम कहते हैं जब जब शिवराज डरता है पुलिस को आगे करता है। सर हाईकमान कहना है कि गलत है सर। देखिए, आंदोलन करना उनका हक है, मुद्दे उठाना उनका हक है, गुमराह करना उनकी प्रवृत्ति है, भरमाना और भटकाना उनकी आदत है, लेकिन भाई साहब कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। किसी मुख्यमंत्री कोई भी पार्टी का हो, उसकी सुरक्षा से खिलवाड़ करना किसी की प्रवृत्ति नहीं हो सकती और ये किसी भी तौर पर स्वीकार भी नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री को काफिले को रोकना या केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रहलाद पटेल दमोह विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंडारी पहुंचे, जहां मंत्री प्रहलाद पटेल बूथ विस्तारक कार्यक्रम और जनजाति सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इतना ही नहीं, मंत्री प्रहलाद पटेल ने गांव का भ्रमण भी किया और आदिवासियों के बीच बैठकर भोजन भी किया। इस मौके पर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह और लोधी समाज के अध्यक्ष हाकम सिंह लोधी के साथ अन्य जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन जो सामूहिक पेयजल योजना है जल जीवन मिशन की, आदरणीय प्रधानमंत्री का संकल्प यहाँ मार्च में जब पूरा होगा तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि उस दिन पठारी दीपावली मनाएगा, जल उत्सव मनाएगा। पर यह भी बात सही है कि पानी आए तो पीने के पानी का सदुपयोग हो। जब पीने का पानी आएगा तो शौचालय में भी उपयोग होगा, हमारे खाना बनाने में भी होगा, और उसका जो पानी ग्रे वाटर निकलेगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में जीनोम लैब शुरू करने के लिए अनुमति की मांग की और दोहराई। सिंहदेव ने केंद्रीय मंत्री से चर्चा में कहा कि प्रदेश कोरोना सैंपलों की जीनोम जांच के लिए अभी भुवनेश्वर लैब पर निर्भर है, जिससे रिपोर्ट मिलने में भी देरी होती है। ऐसे में अगर जीनोम जांच की अनुमति मिल जाए तो स्थानीय स्तर पर जांच हो सकेगी। मालथौन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री भूपेंद्र सिंह ने योजनाओं के तहत हितग्राही के खाते में राशि ट्रांसफर की और स्ट्रीट वेंडर को चेक का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले 2 वर्षों में वो खुरई विधानसभा को मध्य प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे और जिले के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत मालथौन ब्लॉक में लगभग 2200 आवास हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में उनकी राशि आज हितग्राहियों के खाते में डाली गई है। साथ ही मालथौन नगर में 300 हितग्राहियों की राशि ले गई, वो भी मतलब। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्री उमेश पटेल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नवगठित छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इसका आदेश जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस मिशन के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि ये मिशन रोजगार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विभागों के बीच में समन्वय स्थापित कर नए रोजगार की संभावना तलाशने के साथ ही उन्हें संचालित करने में मदद करेगा। इसके साथ ही मुख्य सचिव इस मिशन के उपाध्यक्ष बनाए गए। सरकार ने रोजगार मिशन के जरिए अगले
5 सालों में रोजगार के 15 लाख नए अवसर का सृजन करने का लक्ष्य तय किया है। ये मिशन रोजगार को बढ़ावा देने संबंधी नीतिगत फैसले लेगा और राज्य की औद्योगिक नीति और अन्य नियमों में जहां भी आवश्यकता प्रावधान करने की जरूरत होगी, अपनी सिफारिश करेगा। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी बीच एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में 15 नए ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें से बिलासपुर में से 8, राजनांदगांव में 6 और रायपुर में 1 मरीज शामिल है। इनको मिलाकर अब तक छत्तीसगढ़ में 36 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। अब तक रायपुर में कुल 8, बिलासपुर में 12, राजनांदगांव में 13 और दुर्ग में 3 मरीज ओमिक्रॉन के मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपा रही है। लोग तेजी से इससे संक्रमित हो रहे हैं, वहीं मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना करीब 11 लोगों की मौत छत्तीसगढ़ में कोरोना से हो रही है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी बीच एक बार फिर छत्तीसगढ़ में 15 नए ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से बिलासपुर में 8, राजनांदगांव में 6 और रायपुर में 1 मरीज शामिल है। इनको मिलाकर अब तक छत्तीसगढ़ में 36 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। अब तक रायपुर में कुल 8, बिलासपुर में 12, राजनांदगांव में 13 और दुर्ग में 3 मरीज ओमिक्रॉन के मिले हैं। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन की तीसरी लहर कहर बरपा रही है। लोग तेजी से संक्रमित हो रहे हैं, वहीं मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना करीब 11 लोगों की मौत छत्तीसगढ़ में कोरोना से हो रही है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस बीच फिर से छत्तीसगढ़ में 15 नए ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से बिलासपुर में 8, राजनांदगांव में 6 और रायपुर में 1 मरीज शामिल है। इनको मिलाकर अब तक छत्तीसगढ़ में 36 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। आपको बता दें कि अब तक रायपुर में कुल 8, बिलासपुर में 12 और राजनांदगांव में 13 संक्रमित मिले हैं। उज्जैन शहर में नशे की लहर दौड़ रही है और बकायदा नशे की डिलीवरी भी की जा रही है। एक बार फिर नीलगंगा पुलिस ने 2.5 लाख रुपए की स्मैक के साथ तस्कर और खरीदार को गिरफ्तार कर अन्य थानों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरिफाटक ब्रिज के पास से नीलगंगा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और तस्कर दिनेश डिलीवरी बॉय है, जहां रतलाम मंदसौर की सीमा से लगे कोठड़ी गांव के लालाओं के लिए काम करता है, जो इंदौर के दीपेश को स्मैक सप्लाई करने आया था। दोनों को नीलगंगा पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है। नीलगंगा टीआई तरुण कुरील ने बताया कि दोनों आरोपियों से 25 ग्राम स्मैक जब्त हुई है, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। दोनों आरोपियों का कोर्ट से रिमांड लेकर पूछताछ जारी है। अभी कल हमको मुखबिर की सूचना मिली थी कि जौरात से एक व्यक्ति इंदौर के किसी व्यक्ति को स्मैक की डिलीवरी देने के लिए आ रहा है। तो उस पर कार्रवाई करते हुए हमने हरिफाटक ब्रिज के पास से 2 व्यक्तियों को पकड़ा है। उनके कब्जे से हमने कुल 25 ग्राम स्मैक पकड़ी है। सर, नीलगंगा थाना क्षेत्र के पास में स्मैक को ड्रग्स बिकता है, तो क्या पुलिस क्या करेगी? पुलिस लगातार अवैध जो नशीले पदार्थ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर। एमपी के रीवा जिले के हनुमना तहसील क्षेत्र स्थित मड़ा गांव के पीडब्ल्यूडी विभाग में टाइम कीपर के पद में पदस्थ पन्ना लाल शुक्ला के घर पर आज तड़के ईओडब्ल्यू की टीम ने अचानक दबिश दे दी। ईओडब्ल्यू के दबिश देते ही गांव में हड़कंप मच गया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने टाइम कीपर के पद पर पदस्थ पन्नालाल शुक्ला के मूड़ा गांव में स्थित घर पर
EOW की 25 सदस्यीय टीम ने आज सुबह 6 बजे छापा मारा और कार्रवाई की। EOW की इस छापमार कार्रवाई में पन्नालाल टाइमकीपर के घर से अब तक 3 4 व्हीलर वाहन और जमीनों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। कार्रवाई अभी जारी है, जो कि देर शाम तक चलने की संभावना है। पन्नालाल शुक्ला समयपाल हैं PWD विभाग रीवा पे। इनकी पदस्थापना फिलहाल मऊगंज पे। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर अपराध 13/21 पंजीबद्ध किया गया और तत्पश्चात न्यायालय से 93 का वारंट लेके आज सर्च की कार्रवाई इनके निवास स्थान पर की गई है। सर क्या क्या मिला यहाँ? अभी तक की तलाशी में इनके 8 बैंक खातों के बारे में जानकारी मिली, 2 पोस्ट ऑफिस खातों के बारे में जानकारी मिली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।